नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 14 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको वहां पे डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर के एंड में हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और आपको एमसीक्यूज सॉल्व करना कंपलसरी है कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त। तो एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, एंड तक बने रहना और एमसीक्यूज के जो आंसर आपको सही लगते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें। आज की हमें जो सबसे पहली न्यूज देखने मिल रही है वो है फाइव आइज अलायंस को लेके। यस, फाइव आइज अलायंस तो एक अलायंस है और ये जो सिलेबस इसका जाता है वो करंट इवेंट में जाता है। करंट इवेंट पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो फाइव आइज अलायंस का एक मेंबर है जो कि न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड फाइव आइज का मेंबर है और इसके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और जो फॉरेन मिनिस्टर भी है जिनका नाम विंस्टन पीटर्स है, उन्होंने डिस्कस किया एक बायलैटरल टाइज, यानी इंडिया के साथ कुछ टाई करने वाले हैं जो न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर है वो, और उन्होंने डिस्कस किया हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनके साथ कुछ बायलैटरल टाइज। अब अगर बैकग्राउंड में जाए तो एट द एंड ऑफ 4-day विजिट टू इंडिया, यानी वो 4 दिन से इंडिया में थे, मिस्टर पीटर्स है जो उन्होंने कहा कि इंडिया और न्यूजीलैंड जो है उनके काफ़ी कॉमन व्यूज़ देखने मिल रहे इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेके। यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस है, जो भी हम कहेंगे कि टेररिज्म को लेके जो प्रॉब्लम्स है या जो वॉर को लेके प्रॉब्लम्स है, वो सब हम सॉल्व कर सकते हैं दोनों मिलके, इंडिया और न्यूजीलैंड मिलके। ऐसे विचार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के विंस्टन पीटर्स, उन्होंने बताया है। अब ये फाइव आई अलायंस जो ये न्यूज़ में आ गया, तो फाइव आई अलायंस को पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए फाइव आई अलायंस है क्या, ये सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो फाइव आई अलायंस है, फाइव आइज अलायंस, ये एस्टैब्लिश हुआ था पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तब एक नया अलायंस बना था, इसको फाइव आइज अलायंस कहा जाता है। अब आपको फाइव से पता चल रहा होगा इसमें 5 देश होंगे। तो इसमें मेंबर स्टेट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये 5 लोगों का मिलकर यहाँ अलायंस बनाया गया था। तो ये जो टर्म फाइव आइज है, ये रेफर करता है 5 कंट्रीज के कलेक्टिव एफर्ट्स जो वो सब मिलके डाल रहे हैं अपने सिग्नल्स इंटेलिजेंस को लेके, जिसको सिगिंट कहा जाता है। अब यानी ये सिक्योरिटी को लेके सब लोग मिलके काम कर रहे हैं एक दूसरे के, तो कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स और चैलेंजेस जो है ये 5 लोग मिलके उसे पूरा करते हैं। तो यही फाइव आइज अलायंस है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव देखा गया कि ये क्यों बनाया गया, तो आपको सबसे पहले बता दूं कि इंटेलिजेंस शेयरिंग, यानी जो भी अलायंस मेंबर है, जैसे ये जो भी 5 देश है ये कोलैबोरेट करेंगे और जो भी अपना इंटेलिजेंस है, जो भी उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक डेटा के चलते या फिर कम्युनिकेशन के चलते जो भी इनको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे इस इंटेलिजेंस को, जिससे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा या सिक्योरिटी के जो भी चैलेंजेस है उसे वो पूरा कर पाएगा। दूसरा है काउंटर टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी, यानी टेररिज्म को रोकना। ये तो इन 5 का सबसे बड़ा एम रहा है, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करना, यानी जो फाइव आइज नेटवर्क है वो टेररिज्म को खत्म करना चाहता है और अपने जो भी देश है उसके सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहता है। जॉइंट ऑपरेशंस के चलते सब लोग मिलकर यहाँ काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ऐसा इनका कहना है। साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट्स, आपको पता है आजकल जो साइबर थ्रेट्स है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। इंटरनेट का यूज़ जब से बढ़ चुका है तब से साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन अलायंस ने सोचा है कि इसको रोकने के लिए या इस पर नजर रखने के लिए हम लोग काफ़ी मिलके काम करेंगे, सभी मिलके। तो जो भी देश है, जो भी देश इस तरह की चीज़ें करने में इन्वॉल्व है या जहां भी हो रही है, या फिर जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ एक एक्शन लेने में या उनसे थोड़ा प्रोटेक्टेड रहने में हम सब मिलके काम करेंगे। अगला है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग। जब भी इन 5 में से किसी के भी पास कोई भी नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है या नई टेक्नोलॉजी आती है, नया एक्सपर्टीज आता है, तो ये लोग एक दूसरे के साथ वो सब इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। इस तरह से ये लोग काम करेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स है फाइव आइज को बनाने में। तो फाइव आइज जो है ये न्यूज़ में रहा है, तो अच्छे से याद रखेगा फाइव आइज में कौन से नेशन है और ये क्यों बनाया गया। और इसका जो सोर्स था इस करंट अफेयर का वो था द हिंदू।
उसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेके, एफसीआई को लेके। और एफसीआई का जो सिलेबस जाता है वो इकोनॉमी में जाता है। इकोनॉमी से यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रिसेंटली रिपोर्ट किया है कि वीट का जो स्टॉक्स है वो कम हुआ है। हम कहेंगे वीट का स्टॉक्स कम हुआ है, यानी 100 लाख टन्स के भी नीचे गया है। पहली बार ऐसा हुआ है 2018 के बाद, ऐसा एफसीआई ने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है। तो बैकग्राउंड में अगर जाए तो करंटली जो वीट का स्टॉक है, अब आपको पता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं वीट को स्टॉक करके रखता होगा। तो रिसेंटली ये कहा गया है कि करंटली जो वीट का स्टॉक है वो 97 लाख टन्स तक गया है इस महीने। तो पहली बार 2018 के बाद 100 लाख टन के नीचे ये जाते हुए दिख रहा है। तो ये जो ड्रॉप हुआ है वीट स्टॉक में, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है वो है सफिशिएंट है, जिससे हम नेशनल फूड सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स को पास कर सकते हैं और बफर नॉर्म को भी पास करेंगे। यानी इतना आपके पास बफर रहना चाहिए, हमारे देश के पास कितना बफर में राइस रहना चाहिए ये भी हम कहीं ना कहीं नॉर्म को पास कर रहे हैं। उतना ही नहीं तो हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। फूड सिक्योरिटी यानी वही कि सबको खाना मिलना चाहिए। तो राइस भले ही कम हो पर फिर भी हमारे पास इतना तो है कि हम नेशनल फूड सिक्योरिटी के रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं, यानी हर व्यक्ति को ये राइस मिल सकता है इस देश में। तो ये कम हुआ है, तो एफसीआई जो ये न्यूज़ में आ गया क्योंकि एफसीआई ने ये चीज़ बताई है। तो ये एफसीआई करता क्या है ये भी आपको बताऊंगा, और ये स्टॉक हुआ कैसे कम है ये एफसीआई को कैसे पता चलता है ये भी आपको अभी पता चलेगा। तो हम सबसे पहले फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1965 में, और इसका बहुत बड़ा रोल है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में। यानी फूड सिक्योरिटी क्या होती है? फूड सिक्योरिटी यानी किसी को भी ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसको खाना ना मिले, यानी हमारे देश में कभी खाने की कमी ना पड़े, कभी राइस वीट जैसे चीज़ों की कमी ना पड़े। ऐसा ना हो कि इसकी कमी है, हम लोगों को वो खरीदने नहीं मिल रहा है, उस कारण हम लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसी चीज़ें हमारे देश में नहीं होगी, यही फूड सिक्योरिटी होती है इंडिया की। एफसीआई का प्राइमरी रोल है कि वो खरीदता है, प्रोक्योर करता है, स्टोर करता है उसको, जो भी अनाज है उसको, और डिस्ट्रीब्यूट करता है इस फूड ग्रेन को पूरे देश में। वो ऑपरेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। एफसीआई वीट, राइस और बाकी फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करता है, खरीदता है डायरेक्टली फार्मर्स से। जब भी हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, जब भी फसल कटाई होती है, उसके बाद एफसीआई उसे खरीद लेता है और फिर उसको स्टोर करके रखता है। ये जो खरीदी हुई चीज़ है, ये जो प्रोक्योरमेंट्स है, ये हेल्प करते हैं कि प्राइजेस भी स्टेबल रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो राइस है या फिर ये वीट है, ये सब जो इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन्स है वो हमारे देश में रहेंगे तो प्राइस भी स्टेबल रहेंगे। उनकी कमी जाएगी तो प्राइजेस काफ़ी बढ़ते जाएंगे, और फार्मर्स को भी अच्छा फेयर रेम्यूनरेशन मिल जाता है, क्योंकि एफसीआई इसके लिए काम करता है, एफसीआई खुद उनसे खरीदता है। तो ये सब चीज़ें भी हो जाती है। एफसीआई उसके अलावा मेंटेन करता है। एफसीआई ने ले तो लिया है फार्मर से, अब वो क्या करेगा? मेंटेन करेगा बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स को, यानी वो कहीं ना कहीं स्टॉक करके रखेगा जो भी फूड ग्रेन्स है उसको, और कभी भी हमारे देश में जब भी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स रही, कभी अगर खाना नहीं रहा, हमको नहीं मिल रहा है अनाज, तो ये अनाज निकालेगा। कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया या सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रहा है फूड ग्रेन्स का, तो ये जो स्टॉक होता है ये सेफ्टी नेट है हमारे नेशन का, तो ये निकाला जाएगा। एफसीआई जो होता है फूड ग्रेन्स को सप्लाई करता है स्टेट्स को फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस आपको पता है, राशन कार्ड के थ्रू, राशन की दुकानें होती है वहाँ से लोगों को पीडीएस के थ्रू, जो एलिजिबल लोग हैं उनको काफ़ी कम रेट में फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं, सब्सिडाइज प्राइस में मिल जाते हैं। सब्सिडाइज प्राइस यानी जो भी ओरिजिनल प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लेके चलते हैं कि कोई चीज़ 100 रुपये की है और वो अगर आपको 20 रुपये में मिल रही है, तो जिससे आपने खरीदी है उसको 20 रुपये में ही मिल रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार उसको 80 रुपये देगी। तो ये होता है सब्सिडी जो सरकार देती है, 80 रुपये आपके सरकार देगी, 20 रुपये आप दोगे। तो ऐसे सब्सिडाइज रेट में आपको फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं ये राशन की दुकानों पे, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। एफसीआई जो होता है इसका काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, इसके काफ़ी बड़ी स्टोरेज फैसिलिटी है, पूरे देश में इसकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, इसके गोडाउन्स है जिसको वेयर हाउसेज भी कहा जाता है, सीलोज है जहाँ पे फूड ग्रेन को स्टोर किया जाता है। एफसीआई जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है फूड ग्रेन्स को, जो भी सरप्लस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सरप्लस यानी जो भी स्टेट के पास ज़्यादा का अनाज इस बार आया है या फिर ज़्यादा का अनाज वो प्रोड्यूस किया है वहाँ से, तो जो डेफिसिट स्टेट है यानी जहाँ पे अच्छी अभी अनाज नहीं आया या अच्छे क्रॉप्स नहीं हुए हैं, उनको वो कहीं ना कहीं सप्लाई करता है, और ये देखता है कि फूड रिचेस्ट रिमोटेस्ट एरिया तक पहुँचे, गांव गांव तक अनाज पहुँचे।
तो रेगुलेट करता है सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। एफसीआई काफ़ी स्टेबलाइज करने की भी कोशिश करता है मार्केट में प्राइजेस को, और प्राइस जब बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो वो इंटरवीन भी करता है, या फिर बहुत ज़्यादा गिरते तभी इंटरवीन करता है और उसको स्टेबल लाने की हमेशा कोशिश करता है। एफसीआई के जो एफर्ट्स होते हैं उस कारण नेशनल फूड सिक्योरिटी अच्छी बनी हुई है और हमें कभी टेंशन नहीं रहता है कि हमें खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास एफसीआई है जो इस बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इतना ही नहीं तो अगर आपको ये भी पता हो कि इकोनॉमिक कॉस्ट जो है फूड ग्रेन का, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है, वो टोटल मिनिमम सपोर्ट प्राइस के चलते खरीदता है। यानी वो कम से कम बताता है कि कैसे कुछ भी रहे, हम कम से कम 20 रुपए में खरीदेंगे या हम कम से कम 30 रुपए में खरीदेंगे, इससे नीचे का रेट किसानों को नहीं मिलेगा। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। और कभी कभी बोनस भी दिया जाता है फार्मर्स को, है ना। तो जो भी है इंसिडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के चलते वहाँ पे बोनस भी फार्मर्स को दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चलते, या फिर सप्लाई करने का काम, या फिर फूड को स्टोर करने का काम, खरीदने का काम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई करता है। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था इकोनॉमिक टाइम्स। अब जो हमें अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है इनलैंड फिशरीज को लेकर। इसका सिलेबस जाता है GS3 में, जनरल स्टडीज 3 में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके। तो कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया ने रिसेंटली ओवरटेक कर लिया है चाइना को, और इंडिया लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन चुका है इनलैंड कैप्चर वाटर फिशरीज का। यानी इनलैंड वाटर कैप्चर फिशरीज यानी जो भी हम समुद्र के, या जो भी हम नदी के पानी से, जो भी वाटर को, लेक्स, नदी के पानी से जो भी फिश को कैप्चर कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कैप्चर करने वाला जो देश है वो इंडिया बन चुका है। चाइना को ओवरटेक कर गया। अब तक चाइना था, तो हम कहेंगे टॉप 3 फिशिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आ चुका है अब इंडिया वर्ल्ड के। तो हम कहेंगे कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और काफ़ी एक गर्व की बात है कि हम सबसे ऊपर इसमें दिख रहे हैं इनलैंड फिशरीज में। इनलैंड फिशरीज यानी क्या है? इनलैंड फिशरीज यानी हार्वेस्ट करना, यानी फिश का कहीं ना कहीं जैसे फार्मिंग होता है ना वैसे करना, तो उसको हार्वेस्ट करना, उसके अलावा जो भी आपने हार्वेस्ट किया उसको मैनेज करना और कंजर्व करना फिश को, जनरली फ्रेश वाटर बॉडीज में, जैसे कि रिवर्स में, लेक्स में, रिजर्वायर्स, पॉन्ड्स, इसमें फिश जो है उनको उनकी एक फार्मिंग करना एक तरह से वो। तो इसको दो तरह से किया जाता है, एक होता है कैप्चर फिशरीज और एक होता है कल्चर फिशरीज। कैप्चर फिशरीज ऐसी मेथड है जिसमें फिश को डायरेक्टली लेक, रिवर्स या फिर पॉन्ड से फिशिंग गियर या नेट्स का इस्तेमाल करके डायरेक्टली पकड़ा जाता है। और कल्चर फिशरीज ऐसा होता है कि फिश को पहले रेस किया जाता है, यानी उनको पहले लाया जाता है 2-3 फिश, फिर उनकी संख्या बढ़ाई जाती है, उनकी हार्वेस्टिंग होती है, जैसे कि कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाया जाता है, ब्रीडिंग कराते हैं, फीडिंग कराते हैं, उसके बाद फिशेस को डेवलप करते हैं और उसके बाद उनको पकड़ते हैं। तो इसको कल्चर फिशरीज कहते हैं। कैप्चर फिशरीज में तो पहले से ही फिश है और वो कहीं ना कहीं अपने आप ही ग्रो हुई है, बट कल्चर फिशरीज में हम लोग ग्रो करते हैं। ऐसे दो तरह की मेथड होती है फिश पकड़ने की। अब सिग्निफिकेंस और बेनिफिट क्या है इनलैंड फिशरीज का? सबसे पहले न्यूट्रिशन वैल्यू और फूड सिक्योरिटी को लेके अगर देखा गया इंडिया के, या जो भी हमें अच्छे न्यूट्रिशंस मिलने वाले हैं इस फिशेस से, वो कि इन फिशेस से बहुत अच्छा हमें प्रोटीन मिल जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाते हैं और विटामिन डी मिल जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं काफ़ी चीप ऑल्टरनेटिव, काफ़ी सस्ते में आपको अवेलेबल हो जाते हैं और डाइटरी डाइवर्सिटी और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स भी आपकी पूरी कर देते हैं। काफ़ी अच्छे न्यूट्रिशंस आपको इससे मिल जाते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी है क्योंकि ये चीज़ों के कारण एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होता है क्योंकि गांव में भी फिशरीज का रोल बहुत बड़ा है, सप्लाई चेन भी बहुत अच्छा बन जाता है, यहाँ से वहाँ फिशेस को सप्लाई किया जाता है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, हम इंडिया से बाहर भी भेज सकते हैं और फॉरेन की भी एक्सचेंज में अर्निंग कर सकते हैं। जैसे यूएस में भेज दिया तो डॉलर में कमाया, तो बाहर यूके में भेज दिया तो पाउंड में कमाया या फिर डॉलर में ही कमाया। तो हम कहेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी हमारी हो जाती है जब हम फिशेस को एक्सपोर्ट करते हैं। उसी के अलावा हेल्दी इकोसिस्टम भी बनता है क्योंकि हम कंट्रोल करते हैं इन्वेजिव स्पीसीज को और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, हम फिशेस को वहाँ पे मेंटेन करते हैं जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी हो जाती है। बायोरिमेडिएशन जो होता है इट हेल्प्स इन हैबिटेट रिस्टोरेशन, है ना। तो फिशेस से हम कहेंगे कि जो भी चीज़ें खराब हुई है वो चीज़ों को भी ठीक किया जा सकता है, जो पानी का इकोसिस्टम है वो बायोरिमेडिएशन, तो इससे हैबिटेट रिस्टोरेशन भी हो जाता है। यानी फिशेस के लिए हमने लेक अच्छा बना के रखा है, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, इससे उनका घर जो है वो भी फिर से रिस्टोर हो गया है। और एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अर्बन एग्रीकल्चर रन ऑफ से जो आ रहे हैं वो भी हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि जो भी एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स पानी में जा रहे हैं और वो फिशेस को मिल रहे हैं। जैसे अभी मैंने खेती में कुछ फर्टिलाइजर्स या कुछ चीज़ें डाली और वो बहते बहते पानी में चले गई, तो ये एक्सेस की जो चीज़ें हैं इससे अलगे बढ़ सकता है, टॉक्सिक अलगल ब्लूम हो सकता है क्योंकि अलगे उसको खा लेगा और अलगे बन जाएगा। तो आप देखोगे पानी के ऊपर ऐसे ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाएगी क्योंकि अलगे की ग्रोथ हो जाती है। अलगे की ग्रोथ कैसे होगी? क्योंकि उसको हाई न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो ये जो हाई न्यूट्रिशन पानी में आ रहे हैं
इसको भी हम कहीं ना कहीं एक तरह से बैलेंस कर सकते हैं फिशेस को वहाँ पर रख के। तो इकोलॉजिकल बैलेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है और काफ़ी बाकी स्पीसीज़ को भी बेनिफिट मिलते हैं जो फिशेस पे डिपेंड है या छोटी मछलियों पे जो बड़ी मछलियाँ डिपेंड है। ये सब चीज़ें ट्रेडिशनल नॉलेज जो है कम्युनिटी का या फिर हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज हो जाती है, तो कल्चर भी हमारा एक तरह से मेंटेन होता है, कल्चरल हेरिटेज भी अच्छे से चलता है और रिक्रिएशनल फिशिंग भी होती है। यानी हम कहेंगे कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए फिशिंग करते हैं, इससे फिजिकल और मेंटल वेलबींग भी लोगों की अच्छी होती है। फिश पकड़ते हैं, इससे आपका फिजिकल और मेंटल वेलबींग भी अच्छी होती है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंस और बेनिफिट है इनलैंड फिशरीज के। दूसरी बात, अब इश्यूज क्या हैं? पहला इशू ये है कि स्लो एडॉप्शन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं है, जैसे हैचरी टेक्नोलॉजीज कहिए, वाटर एफिशिएंट एक्वाकल्चरल प्रैक्टिसेस कहिए, तो ये टेक्नोलॉजीज हमारे पास नहीं है। तो इसका काफ़ी धीरे धीरे हम एडॉप्शन कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी फास्ट और काफ़ी स्पीड में इनको अडॉप्ट करना होगा। तो ये जो हैचरी टेक्नोलॉजीज होती है, अगर ये आपको पता नहीं हो तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐसी फैसिलिटी होती है जहाँ पे जो एग्स होते हैं फिश के वो रखे जाते हैं, और ये जो एग्स रखे जाते हैं, और ये जो एग्स होते हैं इनको आर्टिफिशियल कंडीशन में रखा जाता है। एक तरह से फिश की पोल्ट्री की तरह होता है ये, तो हम कहेंगे उनके वो एग से फिर फिशेस को डेवलप किया जाता है। ये सब हैचरी टेक्नोलॉजीज है, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। दूसरा, लिमिटेड एक्सटेंशन सर्विसेज, यानी हम कहेंगे प्राइजेस अच्छे ना मिलना, या फिर हम कहेंगे सॉइल या वाटर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ठीक से ना होना, इससे ये फिशेस का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये भी हमें बहुत अच्छे से करना होगा। दूसरा है लैक ऑफ टाइमली क्रेडिट, है ना। अगर मैं फिश का बिजनेस करना चाहता हूँ तो मुझे टाइम पे कहीं ना कहीं क्रेडिट या लोन की फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे थोड़े पैसे लगाना पड़े और उसके बाद उस अच्छे रेट्स भी ना मिले। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी अच्छे नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे डेवलप नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक अगर मोबाइल के सहारे या फिर कंप्यूटर के सहारे अगर ऑनलाइन ही मेरी हर चीज़ें हो जाए, मुझे पता चल जाए कि किसको बेचना है, क्या रेट में बेचना है, तो इजीली मुझे ये चीज़ें हो सकती है। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होते हैं, इसके चलते मुझे कुछ इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होनी चाहिए, तभी ये करने का हम लोग सोचेंगे। तो ये भी टाइमली क्रेडिट और ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। उसके अलावा इनएडिक्वेट कोल्ड चेन फैसिलिटीज़, तो हम कहेंगे इनको रखने के लिए कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ जो रखती है फिशेस को, वो भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अब तक बना हुआ नहीं है, और इनएडिक्वेट मैकेनिज्म है, और ट्रेडिशनल बोट्स को ही हम यूज़ कर रहे हैं, जिस कारण वाटर पोल्यूशन हो रहा है और अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है एक्वाकल्चर का। एक्वाकल्चर यानी वही कि फ़िश का जो फार्मिंग होती है उसका। सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ है, यानी हम कहेंगे कि जो एनिमल प्रोटीन की डिमांड है, फिश स्टॉक्स की डिमांड है, उससे बहुत एक्सप्लॉइट की जा रही है। लोग ओवर फिशिंग कर लेते हैं और अलग अलग प्लेसेस में कहीं ना कहीं फिशेस की जो भी संख्या है वो कम होते जा रही है। बढ़ाने से ज़्यादा हम उसे कम करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ और चैलेंजेस है जो इंडियन इनलैंड फिशरीज से जुड़े हुए हैं। तो ये है इनलैंड फिशरीज जो कि न्यूज़ में रहा, क्योंकि इंडिया फर्स्ट पे पहुंच गया इनलैंड फिशरीज में, और इसका सोर्स था हिंदू बिजनेस लाइन। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को लेके, MMDRA को लेके, और इसका सिलेबस फिर से करंट अफेयर्स में ही जाता है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन की है 80 पिटिशन से भी ज़्यादा पिटिशंस, यानी 80 केसेस से ज़्यादा केसेस फाइल की गई है अलग अलग प्राइवेट माइनिंग कंपनीज के द्वारा। उसको अभी सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रहा है, इसीलिए ये MMDRA जो है ये न्यूज़ में आ गया। बैकग्राउंड ये है कि ये जो भी पिटिशंस है या ये जो भी केसेस है, ये चैलेंज करती है राइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट का राइट है कि वो लेवी कर सकते हैं टैक्सेस ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़ अब अपने रिस्पेक्टिव टेरिटरीज में, उसको लेके कहीं ना कहीं यहाँ चैलेंज किया गया है कि वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो लेवी करने को टैक्सेस लगाने को लेके ये इशू है, और ये डिस्प्यूट ये है कि डिफरेंट डिस्टिंक्शन है बिटवीन रॉयल्टी चार्ज ऑन माइनिंग एंड टैक्स इम्पोज बाय स्टेट। अब ये रॉयल्टी चार्ज करना, यानी जो भी आपसे कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट लिया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ये पेमेंट लिया जाता है, वो चार्जेस, उसके अलावा टैक्सेस भी जो इम्पोज कर रहा है स्टेट, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम जा रहा है, ये यहाँ पे इस पिटिशन में पता चला है। तो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट अब न्यूज़ में आ गया। तो ये है क्या, तो MMDRA एक्ट जो है ये 1957 का एक्ट है, और इसमें माइनिंग रेगुलेशंस दिए है इंडिया के, यानी आप किस तरह से माइनिंग कर सकते हैं और कैसे नहीं, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें दिए हैं। ये जो एक्ट है ये अप्लीकेबल है हर माइनिंग को, हर मिनरल के लिए, एक्सेप्ट माइनर मिनरल्स और एटॉमिक मिनरल्स को लेके। छोटे मोटे मिनरल्स को छोड़ दीजिए, एटॉमिक मिनरल्स को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी बड़े बड़े मिनरल्स है हर
हर मिनरल के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है। MMDR एक्ट जो है 1957 का, ये मैंडेट करता है कि जितने भी माइनिंग लीज होल्डर है, यानी देखिए अब जो माइनिंग की जमीन है वो गवर्नमेंट की होती है, वो गवर्नमेंट आपको लीज पे देती है, तो ये जो जितने भी माइनिंग लीज होल्डर है उनको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, यानी उनको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा मेजर मिनरल्स जो आप रिमूव कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए। अब आपको गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप मिनरल्स जो है वो उस जमीन को लीज पे लेके उसे यूज कर रहे हैं और उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो रॉयल्टी जो होती है, इट कंपनसेट्स प्रिविलेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम लीज्ड एरिया, है ना। तो ये मिनरल ले जाने के बदले आप क्या देते हो, आप देते हो रॉयल्टी। तो MMDR एक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस करता है फॉर मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, यानी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा सकती है और उसके अकॉर्डिंग आपसे माइनिंग करा सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी है जो स्पेसिफाई करती है रॉयल्टी रेट्स कितने रहेंगे अलग अलग मिनरल्स के अकॉर्डिंग। और सेकेंड शेड्यूल जो होता है MMDR एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है रॉयल्टी रेट्स के को, तो अलग अलग मिनरल्स के लिए, तो डिफरेंट मिनरल्स डिफरेंट रॉयल्टी रेट्स, ये सब डिसाइड किया जाता है सेकेंड शेड्यूल के द्वारा MMDR एक्ट। MMDR एक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि जो अथॉरिटी है कि ये रॉयल्टीज कलेक्ट करने की, वो किसके पास है, जैसे कि हमें ये पता है कि जो भी गवर्नमेंट है उनके पास है। तो ये जो भी प्रोविजंस होते हैं, इससे माइनिंग एक्टिविटीज जो होती है इसका कहीं ना कहीं बड़ा हिस्सा है स्टेट रेवेन्यू में, यानी जो भी सरकार रेवेन्यू कमा रही है वो यहाँ से भी आ रहा है। हम कहेंगे इसमें अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2015 में किया गया था, 2016 में भी किया गया था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए गए थे मिनरल सेक्टर में। और अगर देखा गया तो अब ये जो भी चीज़ें हो रही है इसके खिलाफ लगभग 80 से भी ज़्यादा केसेस फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इसको एग्जामिन कर रहा है। तो ये जो करंट अफेयर था इसका जो सोर्स था ये था मनी कंट्रोल। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को लेके मिल रही है, MAT मैट को लेके मिल रही है। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या है ये अब आपको पता चलेगा, बट थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पहले हम कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड देखेंगे, बाद में हम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो सिलेबस जाता है ये इकोनॉमी में जाता है। रिसेंटली मुंबई बेंच जो है, अब देखिए इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है, तो इनकम टैक्स के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो काम कर रहे हैं इंडिया में। इनकम टैक्स की जो केसेस होती है उसको हैंडल ट्रिब्यूनल्स करते हैं, और आप जब अपील में जा सकते हो नीचे के ट्रिब्यूनल्स ने जो भी डिसीजन सुनाया है उसके लिए, तो उसके लिए आपको एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो मुंबई में जो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है वहां पे कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया है रिगार्डिंग मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो उन्होंने कुछ फैसला सुनाया है, कुछ रूलिंग्स आई है, हम कहेंगे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को लेके। अकॉर्डिंग टू देयर रिसेंट रूलिंग, ये जो बेंच है मुंबई का बेंच उनका, तो जो SSC है वो एलिजिबल है टू क्लेम क्रेडिट फॉर MAT मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स में से आप कुछ डिडक्शन कर सकते हैं, कुछ क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं कि इतना जो पैसा है वो एक्स्ट्रा का मेरा गया था वो मुझे वापस होना, तो ये जो टैक्स मैंने पे किया था उसमें से। तो अंडर विवाद से विश्वास VSV स्कीम लाई गई है, तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर जो है उसमें से आप क्लेम कर सकते हैं कुछ क्रेडिट विवाद से विश्वास स्कीम के द्वारा, यानी आपके जो भी डिस्प्यूटेड चीज़ें थी उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें अब यहाँ पे मिल सकती है अगर वो चीज़ें आपके फेवर में है तो ये जो डिसीजन होता है ये सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन है टैक्स पेयर पे। तो जो रिजोल्यूशन मांग रहे हैं उनके टैक्स डिस्प्यूट्स को लेके, तो उनको यहाँ पे रिजोल्यूशन मिल जाएंगे। तो अब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या है ये देख लेते हैं। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इज अ प्रोविजन इन इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पे दिया हुआ है एक प्रोविजन मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को लेके। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स ऐसी जो कंपनीज हैं उनको इंश्योर करता है, कौन सी कंपनीज की, भाई देखो कि जो अमाउंट ऑफ टैक्स है, मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स आपको देना पड़ेगा कुछ टैक्स एग्जेम्पशन और डिडक्शन के बावजूद भी। तो कुछ कंपनीज है, फॉर एग्जांपल ABC नाम की कंपनी है, इसको टैक्स एग्जेम्प्ट किया गया, इसको टैक्स से डिडक्ट किया गया, इसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगने वाले, ये निर्णय लिया गया है। तो कहीं ना कहीं इसको भी कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा जिसको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कहा जाता है। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जीरो टैक्स कंपनीज जो होती है वो भी टैक्स नेट में आ जाए, यानी जो टैक्स कंपनीज के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगने वाला था वो कंपनीज को भी टैक्स भरना पड़े, इसलिए MAT को लाया गया था। इसमें डोमेस्टिक कंपनीज यानी इंडिया में काम करने वाली कंपनीज, फॉरेन में काम करने वाली कंपनीज जो है, सॉरी फॉरेन की जो कंपनीज है जो इंडिया में काम कर रही है वो भी इसमें आ जाती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स में जो काम करने वाली कंपनी है वो भी इसमें आ जाती है, SEZ में।
टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है नॉर्मल इनकम टैक्स लायबिलिटी के चलते या कंपनी या एंटिटी के चलते कि इतने इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, तो वही उसी तरह से इन पे भी लगाया जाता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। इससे टैक्स फेयरनेस भी होता है और ये प्रिवेंट करते हैं कंपनीज को कि जो टैक्सेस को अवॉइड कर रही है, जो खुद ही पूरा प्रॉफिट रख रही है और सरकार को उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये चीजें भी रोक सकते हैं। तो विवाद से विश्वास एक स्कीम लाई गई थी जिसमें जो टैक्स पेयर्स होते हैं, जिनके जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्प्यूट से उसको सॉल्व किया जा रहा था, लिटिगेशन से उनकी केसेस से उसको सॉल्व किया जा रहा था। तो अब हम कहेंगे कि अलाउ किया गया क्रेडिट फॉर एमएटी। तो एमएटी में जो अगर एक्स्ट्रा के कुछ आपके पैसे गए तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। तो ये अंडर दिस स्कीम ये लाया गया था। तो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलीफ दे रही है टैक्स पेयर्स को और काफ़ी बड़े अच्छे रिजोल्यूशन प्रोसेस के चलते यहाँ पे काम कर रही है। तो इस तरह से मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है ये न्यूज़ में रहा और इसका जो सोर्स था वो था टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बारी है आज के एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विद रेफरेंस टू माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल मिनरल्स एक्सेप्ट माइनर मिनरल्स एंड एटॉमिक मिनरल्स। सेकंड, एज पर द एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू स्पेसिफाई द रॉयल्टी रेट्स फॉर वेरियस मिनरल्स। थर्ड इज, अंडर द एक्ट स्टेट्स हैव the authority to collect royalties. How many of these statements given above is or are correct? Only one, only two, all three या फिर none? जो भी आपको आंसर्स ठीक लगते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और ये कंपलसरी है सबके लिए, आपको लिखना ही है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है कि नहीं मुझे ये पता चले। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। इट ensures दैट कंपनी कंट्रीब्यूट मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स रिगार्डलेस ऑफ देयर टैक्स exemptions एंड डिडक्शंस। सेकंड, इट अप्लाइज टू ऑल कंपनीज इंडिया इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज और आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। थर्ड क्वेश्चन जो है ये है, विथ रेफरेंस टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। FCI procures food grains directly from farmers during harvest season. FCI maintains a buffer stock of food grains to meet emergency requirements. FCI supplies food grains to state for distribution through public distribution system. FCI transports food grains from surplus producing state to deficit states. How many of these statements given above are correct? Only one, only two, all three या फिर all four. अब हम जान लेते हैं कि जो हमने 13 मार्च को क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर क्या है। पिछले करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे उसके आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए, श्रेयस बड़ी द पीस लवर पर आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।